92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, 2 साल के बड़े खूबसूरत रिश्ते के बाद हम इस रिश्ते को और आगे बढ़ा रहे हैं नए नए रंगों के साथ। जो कहानियां मैं सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, एक राइटर्स की मंडली है जिसको मैं ट्रेन करता हूं, जो बम्बई और भारत के कई और हिस्सों में रहते हैं। मैं उनकी मदद करता हूं बेहतर से बेहतर कहानियां लिखने में और फिर उन्हीं कहानियों को आपके सामने पेश करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं सम्राट चक्रवर्ती की लिखी कहानी टूटा हुआ चश्मा। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में नैनीताल से लगभग 150 किलोमीटर आगे एक छोटा सा हिल स्टेशन है, चौकोरी। कहीं देवदार, कहीं बांज और रोडोडेंड्रॉन के जंगलों से ढका हुआ, तो कहीं दूर तक फैले टी एस्टेट्स। कभी धूप से खिली खिली वादियां, तो कभी बर्फ से ढके पहाड़ की सफेद चोटियां। हर रूप में, हर मौसम में बेहद खूबसूरत है चौकोरी। पर इन दिनों टूरिस्ट लगभग ना के बराबर दिखते थे, क्योंकि ऑफ सीजन चल रहा था। कड़ाके की ठंड थी। एक केस के सिलसिले में रात भर भागा दौड़ी करने के बाद व्योम सुबह के 7 बजे घर लौटा था। माँ कॉफी बनाते हुए खुद ही बड़बड़ा रही थी। पता नहीं क्या रखा है इस नौकरी में, दिन रात का ठिकाना नहीं, खाने पीने का कोई टाइम नहीं। व्योम ने कुछ जवाब नहीं दिया। हर तीसरे दिन माँ यही राग अलापने लगती थी। व्योम आदी हो चुका था। गीजर ऑन करके वो डाइनिंग टेबल से लगी एक कुर्सी पे आके बैठ गया और अपनी पॉकेट डायरी में कुछ नोट करने लगा। 28 साल का व्योम कन्याल चौकोरी के ही बेरीनाग पुलिस स्टेशन का ऑफिसर इंचार्ज था। उसके पिता को गुजरे कोई 4-5 साल हो चुके थे। वो अपनी माँ सुजाता देवी के साथ हिल कॉलोनी में पुरखों की 2 मंजिला कोठी में रहता था। घर पे बस 3 ही लोग थे, व्योम और उसकी माँ के अलावा एक पुराने नौकर थे। यहाँ सीजन में फिर भी थोड़ी बहुत चहल पहल रहती थी, क्योंकि कोठी के एक हिस्से को व्योम के पिता ने गेस्ट हाउस में कन्वर्ट कर दिया था। लेकिन ऑफ सीजन में इतने बड़े घर में सुजाता का मन उचटने लगता था। व्योम ने उनकी बात को अनसुना कर दिया तो सुजाता ने कॉफी और टोस्ट डाइनिंग टेबल पर रखते हुए तंज मारा। मफलर कान से हटाओगे तब तो मेरी बात सुनाई देगी। माँ, सब सुनाई दे रहा है, क्या जवाब दूं तुम्हारी बात का? मैं कहूँगा ये नौकरी छोड़ तो दूं, पर फिर करूँगा क्या? तुम कहोगी क्यों, गेस्ट हाउस संभालना तुम्हारे पापा ने नहीं किया? मैं कहूँगा किया होगा, मेरे से नहीं होगा। बस तुम फिर से मुंह फुला के बैठ जाओगी। सुजाता समझ गई कि व्योम कुछ टेंशन में है। क्या हुआ, कोई गड़बड़ कैसे क्या? उन्होंने पूछा। नहीं, कुछ नहीं। मर गया या जिंदा है? सुजाता के इस सवाल पे व्योम ने चौंक के उनकी ओर देखा। तेरे जैकेट की बांह पे खून लग गया है और तू अब तक अस्पताल जैसा महक रहा है। व्योम ने उनको झूठ मूठ की डांट लगाई। ज्यादा डिटेक्टिव बनने की जरूरत नहीं है। फिर एक घूंट में कॉफी खत्म करके कुर्सी से उठते हुए बोला, अच्छा माँ, एक पैकेट में वो फ्रेश वाली चाय पत्ती निकाल दो ना, दयाल बाबूजी से मिलने जाना है। कहते हुए टॉवल लेके वो बाथरूम में घुस गया। पंत ऑप्टिकल्स चौकोरी की सबसे बड़ी चश्मे की दुकान थी। इसके मालिक थे करीब 60 साल के बेहद जिंदा दिल दयाल पंत। दयाल बाबू और व्योम के पिता अच्छे दोस्त हुआ करते थे। सुबह सुबह व्योम को दुकान पर देख के दयाल बाबू ने चुटकी ली। नज़र कमज़ोर हो गई है क्या? पर चश्मा लगाने से कहीं इंस्पेक्टर साहब की धाक न कम हो जाए। कहते हुए खुद ही हंसने लगे। फिर बोले, भाभी कैसी हैं? व्योम ने चाय पत्ती वाला पैकेट सामने काउंटर पे रखा। ठीक है, आप कैसे बाबूजी? व्योम का मूड भांप के दयाल बाबू बोले, मैं तो ठीक हूं, तुम बताओ, कुछ परेशान लग रहे हो? बाबूजी, एक केस है, कोई और छोर नहीं मिल पा रहा। बस एक चांस लेने के लिए आपके पास चला आया, शायद आप कुछ मदद कर पाए। व्योम के लिए इस वक्त उसके जटिल केस को सुलझाने के लिए दयाल बाबू ही एक इकलौती उम्मीद की किरण थे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि पुलिस को देर रात रोड पे एक लावारिस लाश मिली थी। इंस्पेक्टर व्योम को इस केस का कोई और छोर नहीं मिल पा रहा था। आखिर में मदद के लिए वो पंत ऑप्टिकल्स के मालिक दयाल बाबू के पास पहुंचा। अब आगे। एक लड़का दुकान के काउंटर पे 2 कप चाय रख के चला गया। दयाल बाबू ने कुर्सी की ओर इशारा करते हुए व्योम से पूछा, बताओ भाई, क्या कर सकता हूँ?
बाबूजी, कल देर रात हिल रोड पे एक डेड बॉडी मिली है। लगभग 50-55 साल का एक आदमी है। लोकल है? दयाल बाबू ने पूछा। व्योम ने होंठ उलटते हुए कहा, वही तो परेशानी है, शिनाख्त नहीं हो पा रही। पहनावे से तो टूरिस्ट लग रहा था। दयाल बाबू ने सर हिलाते हुए कहा, कुछ साल पहले तक तो चौकोरी कितना सेफ था। अब देखो सड़क पे डेड बॉडी मिलती है, खून किडनैपिंग तक होने लगा है। टूरिस्टों का आना जाना बढ़ा है ना, तभी से क्राइम भी बढ़ा है। फिर कुछ सोच के उन्होंने कहा, तुम कह रहे थे टूरिस्ट है, लेकिन अभी ऑफ सीजन में टूरिस्ट? अभी कंफर्म नहीं है बाबूजी, बस अनुमान लगा रहे हैं। हालांकि हमने आसपास का इलाका सर्च किया है, कोई लगेज या टिकट कुछ भी नहीं मिला। कोई पर्स, मोबाइल, आईडी कार्ड? दयाल बाबू ने पूछा। बस एक टूटा हुआ चश्मा मिला है। एक प्लास्टिक का छोटा सा पाउच काउंटर पे रखते हुए व्योम बोला। और कोई क्लू ही नहीं है, तो बस अंधेरे में तीर चलाने के लिए आ गया हूं कि शायद आप इसको देख के कुछ पता लगा पाएं। पाउच को हाथ में लेके दयाल बाबू मुस्कुरा दिए। ये चश्मा मेरे यहाँ ही बना है। व्योम को उम्मीद जगी। रियली? आप श्योर हैं बाबूजी? जवाब में दयाल बाबू ने बिल्कुल नाटकीय अंदाज में कहा। दयाल पंत की आंखें धोखा नहीं खा सकती। ये बात सही भी थी। दरअसल दयाल बाबू की एक खासियत थी। 40 साल इस धंधे में बिताने के बाद वो लोगों को उनके चेहरे से नहीं बल्कि चश्मे से याद रखते थे। जैसे कि बाकियों के लिए जो लंबे से सफ़ेद दाढ़ी वाले सज्जन थे, वही दयाल बाबू के लिए फाइबर फ्रेम बायफोकल वाले सज्जन थे। और अपनी दुकान में बना चश्मा तो दयाल बाबू एक झलक देखते ही पहचान लेते थे। चश्मे को टटोलते हुए वो बोले, ये चश्मा हफ्ता 10 दिन से ज़्यादा पुराना नहीं है। व्योम ने उत्सुकता से पूछा, कैसे पता? बाईं डंडी पे लगा ये महीन होलोग्राम देख रहे हो ना, ये अभी निकला नहीं है। वैसे मेरे ख्याल से ज़रूर पैसे वाला रहा होगा ये आदमी। ये होराइजन का काफ़ी महंगा मॉडल है। 1 मिनट रुको, कह के उन्होंने आवाज़ लगाई, मंगल जरा इधर आओ। दयाल बाबू ने अपने विश्वस्त कर्मचारी मंगल को शॉर्ट में पूरी बात बताई, फिर उससे रजिस्टर निकालने को कहा। मंगल पिछले 22 सालों से इस दुकान में काम कर रहा था। चश्मा देखते ही बोला, दाजवे मॉडल पिछले 2 महीने में 3 ही बिके हैं। व्योम ने नोटपैड निकालते हुए पूछा, मंगल दा बताइए ना, तीनों एड्रेस कहाँ कहाँ के हैं? 3 क्यों? मैं आपको आपके काम का एड्रेस बता देता हूँ, बस 2 मिनट दीजिए। मंगल ने इस चश्मे का पावर चेक करके अपने रिकॉर्ड से मिलाया और फिर तीनों में से जिसका पावर इस वाले से मैच हुआ उसका पता रजिस्टर से ढूंढ निकाला। वो बोला, सर ये चश्मा पिछले सोमवार यानी 11 नवंबर का ऑर्डर था। नाम है श्रीपति बंसल। पता लिखवाया था होटल एवरेस्ट, रूम नंबर 124। डिटेल्स नोट करते हुए व्योम ने गहरी सांस ली। चलो इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के लिए कोई सिरा तो मिला, अब आगे देखते हैं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सीजन 3। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना, इंस्पेक्टर व्योम को टूटे हुए चश्मे के जरिए मृतक का नाम और एक पता भी मिल गया था। श्रीपति बंसल मरने से पहले चौकोरी के होटल एवरेस्ट में रुका था। अब आगे। मंगल एक ग्राहक को अटेंड करने के लिए काउंटर के दूसरी तरफ चला गया। BSNL का 50 का टॉपअप करा दो, ग्राहक ने कहा। ये सुन के व्योम ने भौएं सिकोड़कर दयाल बाबू की ओर देखा। उसके सवाल का जवाब दयाल बाबू ने खुद ही दे दिया। चश्मे का बिजनेस बिल्कुल ठंडा है, अभी ऑफ सीजन में तो और भी ज़्यादा। दिन में मुश्किल से 3-4 कस्टमर आ जाएं तो बहुत है। हर कोई चाइना का सस्ता वाला चलता हुआ माल खोजता है, किसी को जेन्युइन क्वालिटी की नहीं पड़ी है। अब इतनी बड़ी दुकान का मेंटेनेंस, स्टाफ की पगार, कैसे होगा ये सब? तभी तो मंगल को रख के सब कुछ आने दिया है। मेरी भी तो उम्र हो गई है ना। लगता है व्योम 6 महीने में पंत ऑप्टिकल्स बंद ही हो जाएगा। थोड़ा रुक के अपना चश्मा रुमाल से साफ करते हुए वो हंस के बोले, तब तक मोबाइल रिचार्ज के भरोसे ही चलता रहे। इतने जिंदा दिल इंसान की हंसी में इतनी उदासी हो सकती है, व्योम ने सोचा नहीं था। उसने कहा, क्यों, आपका बेटा यही है ना? वो क्यों नहीं बैठता दुकान पे? अरे रचित को दुकान से मतलब नहीं है, उसको फोटोग्राफर बनना है। मैं तो समझ ही नहीं पाता, ना उसको समझा पाता हूँ। ये दुकान बंद हो गई तो मैं भी। कहते हुए दयाल बाबू रुक गए और तभी व्योम को एहसास हुआ कि रचित उससे अलग नहीं है। फिर रचित गलत क्यों लग रहा है?
क्या व्योम खुद भी गलत है? मतलब माँ का कहना ही सही है कि उसको ये नौकरी छोड़ के गेस्ट हाउस संभाल लेना चाहिए, या फिर इस मसले का कोई सही हल नहीं है क्या? अरे मैं भी क्या अपनी रामायण लेके बैठ गया। तुम बताओ, अकेले ही चक्कर लगा रहे हो आजकल? दयाल बाबू ने पूछा। क्या बताऊं बाबूजी, पूरा डिपार्टमेंट ही अंडर स्टाफ है। देखते हैं कब तक सॉल्व होता है केस। चलो एक बात तो कंफर्म हो गई, जब पता होटल का है तो इसका मतलब विक्टिम टूरिस्ट था। दयाल बाबू बोले। लग तो ऐसा ही रहा है। मंगलदा ये कहाँ का रहने वाला था? कुछ बातचीत हुई थी क्या इस आदमी से? व्योम ने पूछा। मंगल बोला, इतना तो याद नहीं सर, खाली ये याद है कि वो कह रहे थे कि उसी दिन चौकोरी पहुंचे थे और ट्रेन की खिड़की अचानक गिरने से उनका चश्मा टूट गया था, तो चश्मा रिपेयर कराने आया था। हम बोले रिपेयर नहीं हो पाएगा, नया बनवाना पड़ेगा। तो बोले कि ठीक है बना दो, 5-6 दिन यहीं रुकना है, वरना वापस जाके ही बनवाते। जेब से कुछ निकालते हुए व्योम बोला, अच्छा मंगलदा, अब ये फोटो देख के बताओ, चेहरा कुछ याद आ रहा है? कहते हुए व्योम ने मंगल को एक तस्वीर पकड़ाई। इसमें चेहरा साफ नहीं दिख रहा है, पर लग तो वही रहे हैं। वैसे सर बॉडी कहाँ मिली? बॉडी एक्चुअली हमारी एक पेट्रोलिंग जीप को, वो हिल रोड पे शार्प टर्न है ना, वहीं मिली। सर का एक हिस्सा जीप के नीचे आ गया था, जिससे चेहरा काफ़ी बिगड़ गया। फिर कुछ सोचते हुए व्योम ने कहा, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि रात को अपने होटल से इतनी दूर उस सुनसान जगह पे ये आदमी क्या कर रहा था? दयाल बाबू बोले, डिप्रेशन में कई बार इंसान ऐसा कुछ कर बैठता है। आपका मतलब है सुसाइड? हो सकता है, क्यों, तुम्हें क्या लगता है? मर्डर है बाबूजी, कोल्ड ब्लडेड मर्डर, व्योम ने खाली कप काउंटर पर रखते हुए कहा। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि लाश पुलिस पेट्रोलिंग जीप को रात के अंधेरे में हिल रोड के शार्प टर्न पे मिली थी। व्योम को यकीन था कि मृतक श्रीपति बंसल कोई टूरिस्ट नहीं जिसका खून हुआ था, जबकि दयाल बाबू को लग रहा था कि ये सुसाइड का केस है। अब आगे। अच्छा व्योम, तुम्हें कुछ अंदाजा है कि श्रीपति बंसल की मौत हुई कैसे? दयाल बाबू ने व्योम से पूछा। ये तो बाबूजी पोस्टमार्टम से पहले कहना मुश्किल है। वैसे एक सेकंड के लिए अगर मान लेते हैं कि वो सुसाइड था, कि वो डिप्रेशन में आके पहाड़ी से कूद गया, लेकिन अगर उस आदमी ने पहाड़ी से छलांग लगाई होती तो शरीर पे चोट के छिलने के निशान होते, जो कि नहीं थे। ना उसने खुद को गोली मारी, ना गाड़ी के नीचे कूदा। मेरे ख्याल से तो किसी ने उसको मार के वहां फेंक दिया था, ताकि अंधेरे और धुंध में उस शार्प टर्न पे कोई गाड़ी आए और उसको कुचल दे। मतलब मारने वाला इसको एक्सीडेंट की शक्ल ही देना चाहता था। दयाल बाबू ने सर हिला के कहा, भाई तुम्हारी दलील में दम तो है, तो अब आगे? बस एवरेस्ट होटल जाके थोड़ी पूछताछ करनी पड़ेगी। तो फिर तुम यहाँ बैठ के मुझसे गप क्यों लड़ा रहे हो? अरे बाबूजी, मैं एवरेस्ट के मैनेजर गुसाई को अच्छे से जानता हूँ। पहले हमारे गेस्ट हाउस में काम करता था। वो 12 बजे से पहले होटल में पैर ही नहीं रखेगा। मैं बस 10 मिनट में निकलूंगा यहाँ से। मंगलदा, तब तक एक और चाय बोलिए ना। चाय की दूसरी प्याली ख़त्म करके व्योम बोला, अच्छा मंगलदा, एक बात बताइए, बंसल ने पेमेंट कैसे की थी? वो तो सर चेक करना पड़ेगा। 2-4 ग्राहक फ़ोन रिचार्ज कराने के लिए काउंटर पे खड़े थे। व्योम ने कहा, ठीक है, आप बाद में चेक करके मुझको फ़ोन कर देना। बाबूजी मैं चलता हूँ, कह के व्योम पंत ऑप्टिकल से निकल गया। वहां से निकल के व्योम सीधा होटल एवरेस्ट पहुंचा। रिसेप्शन पे बैठी लड़की पुलिस वाले को देख के घबरा गई। सर मैं मैनेजर को बुलाती हूँ, उसने खड़े होते हुए कहा। एक सेकंड, आप घबराइए नहीं, व्योम ने मुस्कुराने की कोशिश की। आप खाली 11 नवंबर की बुकिंग्स चेक करके बताइए मुझे। रिसेप्शनिस्ट ने रजिस्टर चेक करके बताया कि पिछले सोमवार यानी 11 नवंबर को कोई बुकिंग हुई ही नहीं थी। बंसल गलत पता क्यों लिखवाएगा? व्योम को ये बात खटकी। उसने काउंटर की ओर हाथ बढ़ाया। दिखाइए रजिस्टर। रिसेप्शनिस्ट ने थोड़ा झिझकते हुए रजिस्टर आगे कर दिया। व्योम ने रजिस्टर को हिलाया तो सिलाई की दूसरी तरफ का खाली पन्ना निकल आया। मतलब 11 नवंबर वाला पन्ना किसी ने फाड़ के निकाल दिया था। इस केस की जड़ इसी होटल में छुपी है, व्योम बड़बड़ाया। उसने रजिस्टर जब्त कर लिया और बोला, अब बुलाइए अपने मैनेजर को। गुसाई आया और आते ही बोला, अरे सर क्या बात हो गई, चल क्या रहा है यहाँ गुसाई? रजिस्टर से गेस्ट रिकॉर्ड्स का पन्ना गायब है। गुसाई रिसेप्शनिस्ट की ओर मुड़ा। क्या मतलब?
मतलब बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ कि कल इवनिंग शिफ्ट में रूम नंबर 124 का अटेंडेंट कौन था? मैनेजर बोला, सर कल तो पूरे दिन ड्यूटी पे भजन लाल था और 124 वाले सज्जन ने कल रात थी करीब 10 बजे मेरे सामने चेकआउट किया था। रजिस्टर में होगा। वही पन्ना तो गायब है। अच्छा, जरा भजन को बुलवाओ। भजन तो आज सुबह छुट्टी लेके गांव चला गया सर, बोला माँ बीमार है। अच्छा, जरा उसके गांव का पता निकलवाइए और हमको रूम नंबर 124 का दर्शन करवाइए। गुसाई के पीछे पीछे सीढ़ियां चढ़ते हुए व्योम को यह एहसास हो रहा था कि इस केस की तहें उसके अंदाजे से कहीं ज्यादा गहरी हैं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि होटल एवरेस्ट में छानबीन करने पर व्योम ने पाया कि गेस्ट रजिस्टर से 11 नवंबर वाला पन्ना, मतलब जिसमें श्रीपति बंसल की एंट्री थी, उसको किसी ने फाड़ के अलग कर दिया था। इसके अलावा वारदात की रात जिसकी ड्यूटी थी वो अटेंडेंट भी गायब था। अब आगे। अगले दिन अपने चेंबर में बैठा व्योम इसी केस की फाइल पलट रहा था। तभी उसका फोन बजा। माँ का कॉल था। आज शाम को जल्दी आ सकता है? क्यों? एक पार्टी आ रही है गेस्ट हाउस देखने। मतलब? व्योम के मुंह से निकला। माँ ने कहा, अगर बेचना नहीं है तो गेस्ट हाउस लीज पे भी दे सकते हैं। कुछ पल चुप रह के व्योम ने पूछा, ये अचानक? अचानक नहीं, माँ ने कहा, काफी टाइम से मैं सोच रही थी। देख, मेरे से अब होता नहीं और तुझे टाइम नहीं है, तो यही अच्छा है। ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा, कह के व्योम ने फोन रख दिया। तभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई। व्योम ने अपनी आंखें मूंद ली। सब कुछ भूल के अभी उसे इस केस पे फोकस करना था। उसने फाइल उठा ली। रिपोर्ट पढ़ने के बाद उसको एहसास हुआ कि केस सुलझने के बजाय और उलझ गया था। पता चला कि मृत ने, मतलब श्रीपति बंसल ने, मरने के पहले शराब पी थी, पर मौत रात के 8 से 11 बजे के बीच में हुई थी, नींद की गोली के ओवरडोज से। कुछ देर के लिए व्योम को लगा, क्या मैं गलत था? क्या ये सुसाइड ही है? कुछ सोच के उसने पंत ऑप्टिकल्स फोन लगाया। मंगल ने बताया कि उसने चेक किया था। श्रीपति बंसल ने क्रेडिट कार्ड से चश्मे की पेमेंट की थी। 2 घंटे में क्रेडिट कार्ड डिटेल से श्रीपति बंसल का एड्रेस मिल गया। व्योम ने तुरंत अपने घर पे फोन किया। माँ, इमरजेंसी है, मैं शाम को दिल्ली निकल रहा हूँ यहीं से। तुम मेरा बैग जरा पैक करके रख देना, मैं सिंह को भेज रहा हूँ। और गेस्ट हाउस वाली पार्टी? माँ ने पूछा। वो तुम देख लो, मैं दिल्ली से लौट के बात करता हूँ। अच्छा हाँ, याद से शेविंग किट डाल देना, और हाँ, दवाई लेना टाइम से, पेलागमा। अगले दिन सुबह सुबह व्योम दिल्ली में था। सादे कपड़ों में सेंसस के बहाने वो पीतमपुरा पहुंचा, श्रीपति बंसल के घर। वहां पहुंच के तो उसके होश ही उड़ गए। श्रीपति बंसल जिंदा था और बिल्कुल सही सलामत। उसने ये भी बताया कि वो महीने भर से शहर के बाहर ही नहीं गया। इसका तो केस से कोई लेना देना ही नहीं। इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो गई? क्या बैंक वालों ने गलत पता बता दिया? पर व्योम का दिल इस बात को मानने से इनकार कर रहा था। शाम तक वो होटल लौटा तो उसके नाम का एक कॉन्फिडेंशियल पार्सल आया हुआ था। इसी केस की फोरेंसिक रिपोर्ट थी। रिपोर्ट पढ़ के तो व्योम का सर और चकरा गया। ना तो चश्मे पे मौजूद फिंगरप्रिंट्स मृतक के थे और ना ही उसकी नजर कमजोर थी। तो क्या चश्मा मरने वाले का नहीं था? तो फिर किसका था? और अगर श्रीपति जिंदा है तो वो लाश किसकी थी? इन सवालों से व्योम जूझ ही रहा था कि तभी आईआरसीटीसी के ट्रेन रिजर्वेशन रिकॉर्ड से यह पता चला कि श्रीपति बंसल ने अपने नाम से 10 नवंबर को दिल्ली से काठगोदाम की टिकट निकलवाई थी। तो फिर उसने झूठ क्यों कहा कि वो महीने भर से शहर के बाहर नहीं गया? व्योम को लगा कि इस श्रीपति की हिस्ट्री निकालना जरूरी है। तफ्तीश से पता चला कि श्रीपति बंसल की मार्केट में रेपुटेशन ठीक नहीं थी। उसको जुए की लत थी और इसी वजह से उसके स्वर्गीय पिता सेठ सोनेलाल ने उसको घर से निकाल दिया था। मतलब किसी लेनदार ने श्रीपति को मारने का प्लान बनाया होगा, पर उसको टाइम पे पता चल गया और वो चौकोरी नहीं गया और उसकी जगह कोई और मारा गया। व्योम ये अनुमान लगा ही रहा था कि होटल एवरेस्ट के गेस्ट रजिस्टर की टेस्ट रिपोर्ट भी आ गई। उसको पढ़कर व्योम दंग रह गया।
सारी कड़ियां एक एक करके उसकी आंखों के आगे जुड़ती जा रही थीं। इंस्पेक्टर व्योम को कातिल का पता चल चुका था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज की कहानी में अब तक आपने सुना कि श्रीपति बंसल के दिल्ली के पते पे पहुंच के व्योम का दिमाग घूम गया। श्रीपति बंसल जिंदा था। फोरेंसिक रिपोर्ट से पता चला कि ना तो चश्मे पे मौजूद फिंगरप्रिंट्स मृतक के थे और ना ही उसकी नजर कमजोर थी। तो क्या चश्मा मरने वाले का नहीं था? फिर किसका था? और अगर श्रीपति जिंदा है तो वो लाश किसकी थी? अब आगे। अगली शाम को इंस्पेक्टर व्योम चौकोरी में था। बस डिपो से घर लौटते हुए उसने सोचा कि क्यों ना दयाल बाबू से मिलते हुए चलूं। उसे देखते ही दयाल बाबू बोले, और भाई व्योम, क्या हुआ तुम्हारे केस का? व्योम ने कहा, बताता हूँ, पहले बाबूजी चाय और पकौड़े मंगवाइए। चाय की चुस्की लेके व्योम ने बताना शुरू किया। दयाल बाबू और मंगल कुर्सी लेके उसके सामने जम गए। थोड़ी देर बाद दयाल बाबू ने पूछा, रजिस्टर की लैब रिपोर्ट से क्या पता चला? बाबूजी, एक्चुअली 12 नवंबर वाले पेज पे 11 नवंबर की लिखावट की छाप रह गई थी। लैब टेस्ट के बाद जो पन्ना उभरा उसमें 11 नवंबर को रूम नंबर 124 में श्रीपति बंसल के अलावा एक और एंट्री थी। रूम नंबर 130 में रत्नेश बंसल, श्रीपति बंसल का बड़ा भाई। दरअसल उनके पिता सेठ सोनेलाल की आखिरी ख्वाहिश के मुताबिक रत्नेश एक हीरो जड़ा मुकुट यहाँ के प्रसिद्ध उल्का देवी मंदिर में चढ़ाने आए थे। जब श्रीपति को पता चला तो रत्नेश के पीछे पीछे वो भी चौकोरी पहुंच गया। फिर रत्नेश पे नजर रखने के लिए उसी होटल में उसके कमरे के ठीक उल्टी तरफ कमरा ले लिया। उसे पता था कि रत्नेश सुबह सुबह मंदिर के लिए निकल जाएगा, और यह भी कि रत्नेश की एक ही कमजोरी थी, शराब। तो रात को महंगी शराब की बोतल लेके श्रीपति रत्नेश के कमरे में पहुंच गया। लेकिन उसने मुकुट का जिक्र तक नहीं छेड़ा ताकि रत्नेश को शक न हो। और फिर मौका देख के बातों बातों में शराब में हाई पावर की नींद की गोलियां मिला के उनको मार दिया। ओ, मंगल बोला, मतलब वो लाश रत्नेश की थी? पर फोटो देख के मुझे लगा था। आपकी गलती नहीं है मंगलदा, दोनों की कदकाठी एक जैसी थी ना। चेहरा ना दिखे तो कोई भी धोखा खा सकता है। तो फिर श्रीपति बंसल पकड़ा गया ना? बिल्कुल, और पकड़े जाने पे उसका रिएक्शन तो देखिए। मैंने पूछा, आपके बड़े भाई रत्नेश कहाँ हैं? जवाब आया, चौकोरी गए हैं, अभी तक लौटे नहीं। मैंने कहा, लौटेंगे भी नहीं क्योंकि आपने उनको मार डाला। तो कहता है, मैंने? क्या सबूत है? कहते कहते व्योम हंस पड़ा। बताइए बाबूजी, इतनी सफाई से सब कुछ प्लान किया, लेकिन आखिर में अनाड़ी होने का सबूत दे ही दिया। जहां रत्नेश के मरने की खबर सुन के उसको चौंकना चाहिए था, वहां उसने सवाल ही गलत कर डाला। मैंने भी झूठ मूठ कह दिया। आपने जिस होटल अटेंडेंट की मदद से लाश को कमरे से हिल रोड तक पहुंचाया था ना, भजन लाल, उसने बयान दे दिया है। अच्छा, उसकी तो घिग्गी बन गई होगी? दयाल बाबू ने पूछा। कहाँ बाबूजी, तब भी अड़ा रहा। बोला, मैं रत्नेश भैया से बिजनेस की बात करने गया था। मैंने कहा, देखिए श्रीपति जी, बड़े शातिर हैं आप, मैं मानता हूं, आपने कोई सबूत नहीं छोड़ा, लेकिन एक छोटी सी गलती कर गए। डेड बॉडी के पास आपका चश्मा आपको धोखा दे गया। उसे क्लू ने हमें आप तक पहुंचा दिया। चश्मे पर रूम नंबर 124 में और पंत ऑप्टिकल्स के क्रेडिट कार्ड बिल के काउंटर फॉइल पे एक ही आदमी के फिंगरप्रिंट हैं, आपके। अब आप क्या कहेंगे? बस श्रीपति बंसल के मुंह पे ताला और हाथ में हथकड़ी, और तलाशी में आटे के डब्बे से निकला हीरो का वो मुकुट जिसको कल उल्का देवी मंदिर में स्थापित कर दिया जाएगा। इतना सुन के दयाल बाबू बोले, वाह, चौकोरी वालों को तुम पे गर्व होना चाहिए व्योम। चलते चलते व्योम ने उनसे कहा, आपकी मदद के बिना ये केस सॉल्व नहीं हो पाता बाबूजी, थैंक्स। अच्छा, कल आपके बेटे, क्या नाम है उसका, हाँ, रचित को जरा घर भेज दीजिएगा, उसे कुछ पट्टी पढ़ानी है। क्या? कि इंसान चाहे तो अपनी ख्वाहिशों और जिम्मेदारियों को बैलेंस करके चल सकता है। घर पहुंच के जूते उतारते हुए व्योम चिल्लाया, माँ, कल से मैं टाइम निकाल के गेस्ट हाउस पे बैठूंगा, खबरदार फिर कभी इसको बेचने की बात की तो। माँ ने हंस के बस इतना ही कहा,
जल्दी से हाथ पांव धो के आजा, खाना गर्म करती हूँ, मुझे भी भूख लगी है। बस इतनी सी थी ये कहानी।